ये गलतियां करते हैं बोर्ड में, क्योंकि हम लोग तो हर बार बोर्ड कॉपी करेक्शन में जाते हैं, और 18 मार्क्स दिलाने की मेरी फुल गारंटी है। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ी सी हम कर रहे हैं, 18 आउट ऑफ 18 आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा बेटा। नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन बी of English core. As all of you know that on 11th March your English paper will be, and उसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन बी में क्या क्या चीजें आती हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, और उन मार्क्स को इजिली हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस सी, एक्चुअली जो सेक्शन बी है वो 4 + 4 + 5 + 5 टोटल 18 मार्क्स का आता है। ओके, अब 18 मार्क्स में यहाँ 2 टाइप के कंपोजिशन होते हैं। एक होता है शॉर्ट कंपोजिशन, एक होता है लॉन्ग कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में 2 क्वेश्चंस आते हैं 4 + 4 मार्क्स के, और लॉन्ग कंपोजिशन में भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो 5 + 5 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है सेक्शन बी का 4 मार्क्स का होता है, और दूसरा क्वेश्चन जो वो भी 4 मार्क्स का होता है। इसको शॉर्ट कंपोजिशन क्यों कहा गया? एक्चुअली ये क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के दोनों होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इन योर क्वेश्चन पेपर, जो बोर्ड का पेपर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द पार्ट ऑफ सेक्शन ए, जो कि कंप्रीहेंशन होता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होता है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है और चौथा क्वेश्चन जो होता है सेक्शन बी का, ये शॉर्ट कंपोजिशन होते हैं, और इनकी वर्ड लिमिट जो होती है 50 वर्ड होती है। Means you have to give the answer of these 2 questions only in 50 words. And short composition का मतलब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को आपको एक बॉक्स में लिखना होगा। इसके लिए एक आपको बॉक्स बनाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द नोटिस, जो नोटिस का पार्ट है। अब नोटिस बोर्ड में जो तीसरा क्वेश्चन होगा नोटिस का होगा, आपको करना है कंपल्सरी, डेफिनेटली आना है, और ये 4 मार्क्स हर बच्चा कितनी आसानी से गेन कर सकता है उसको हम देखने जा रहे हैं। क्या क्या उसमें फॉर्मेट में यूज होती हैं चीजें, क्या क्या कंटेंट हमको देना है, वो हम देखेंगे। अब पहले हम ये देखते हैं जो 4 मार्क्स नोटिस के हैं ये कैसे हमको मिलते हैं, इनका डिवीजन क्या है एक्चुअली। तो इनका डिवीजन बेटा ये 1 + 2 + ½ + ½ अब किस तरीके से आप अलग अलग पार्ट में इन मार्क्स को गेन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का जो नोटिस का क्वेश्चन है, जिसमें 1 मार्क्स बेटा फॉर्मेट का होता है। फॉर्मेट अगर आपका सही है 1 मार्क्स आपको मिल गया। आफ्टर दैट कंटेंट अगर आपका सही है तो कंटेंट के 2 मार्क्स मिल गए। फिर उसके बाद हाफ मार्क्स में जो आप देख रहे हो, ये हाफ मार्क्स होता है ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक का, और ये हाफ मार्क्स होता है कोहेरेंस ऑफ आइडियाज एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स के हाफ मार्क्स होते हैं। टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके? 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये 4 मार्क्स हम कैसे गेन करेंगे नोटिस में, देखते हैं। बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर नोटिस में दिया हुआ है, एक्चुअली 2 क्वेश्चन आएंगे और करके आएगा, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा नोटिस में। अब नोटिस का क्वेश्चन अगर कोई भी आया है तो सबसे पहले नोटिस में हम फॉर्मेट में क्या क्या चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम लिखते हैं नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटीज, जो नोटिस को जारी करने वाली अथॉरिटीज हैं उनका नाम या इंस्टीट्यूट का नाम सबसे पहले टॉप पे लिखा जाता है। इंस्टीट्यूट का नाम आप लिखोगे, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी इंस्टीट्यूट, टॉप पे लिखना है आपको नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। अब ये नेम 99% क्वेश्चन में गिवन होता है। Suppose that you are the head boy or head girls in Xavier school and your school is going to organize blah blah blah, जो भी है इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है तो उसमें इंस्टीट्यूट का नेम या नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी गिवन होगा। क्लियर? इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको लिखने के बाद एक लाइन स्किप करनी होगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर्मेट हाउ टू राइट नोटिस। तो पे अटेंशन हियर, फोकस हियर, कि इन चीजों को हम मिस नहीं करेंगे जो भी पार्ट हमारे फॉर्मेट के हैं।
तो नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी हो गया। आफ्टर दैट एक लाइन आप लीव करोगे और नोटिस वर्ड कैपिटल में लिखते हैं, NOTICE नोटिस। आफ्टर दैट फिर एक लाइन आप स्किप करोगे और यहां कॉर्नर में आप डेट लिखोगे। डेट का एक इशू होता है इसमें, वो बेटा देख लो क्या है। एक्चुअली सपोज दैट आज अगर हम नोटिस लिख रहे हैं, आज अगर हम नोटिस किसी भी मैटर पे दे रहे हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि कोई भी नोटिस, कोई भी इंफॉर्मेशन 1 वीक प्रायर दी जाती है। एक सप्ताह पहले हम इंफॉर्मेशन देंगे। ये नहीं प्रोग्राम शाम को दोपहर को हम नोटिस दे रहे हैं, या कल हमारे यहाँ फंक्शन है आज हम नोटिस दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये नोटिस का एक रूल होता है, अगर आज नोटिस हम दे रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो एक हफ्ते पहले वो डेट हमको मेंशन करनी होगी। तो यहाँ की जो डेट आप मेंशन करोगे साइड में, और अंदर जो डेट होगी उसमें कम से कम 6 से 7 दिन का वेरिएशन होना चाहिए। बच्चे ये गलतियां करते हैं बोर्ड में, क्योंकि हम लोग तो हर बार बोर्ड कॉपी करेक्शन में जाते हैं, इन चीजों को देखते रहते हैं जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट आज डेट क्या है, आज अगर हम लिख देते हैं 25 Feb 2025, ये डेट हो गई। डेट के बाद फिर एक लाइन स्किप होगी। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी लिखा या नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा। आफ्टर दैट एक लाइन स्किप हुई, नोटिस वर्ड कैपिटल में लिखेंगे, फिर एक लाइन स्किप होगी, फिर हम डेट लिखेंगे, डेट के बाद फिर एक लाइन स्किप होगी, और फिर यहां पर हेडिंग या टाइटल आएगा। वो टाइटल हेडिंग आपको क्वेश्चन से मिलेगा कि नोटिस आपको किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे लिखनी है। सपोज दैट ब्लड डोनेशन कैंप है, इंटर ब्रांड डिबेट कंपटीशन है, या आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो यहां पर एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना होता है टाइटल या हेडिंग, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के इस कॉर्नर से आप राइटिंग स्टार्ट करोगे। नोटिस स्टार्ट करने के कई सारे पॉइंट हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो इट इज टू इन्फॉर्म यू, या इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, जो भी है आगे का कंटेंट आप इसमें ऐड कर सकोगे आसानी से। टाइटल हेडिंग के बाद आपको ये लिखना है। अच्छा, नोटिस में जब आप कंटेंट लिखना चालू करोगे तो कंटेंट की मेन चीजें होती क्या हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ कंटेंट, व्हाट थिंग्स यू कैन ऐड इन योर कंटेंट। तो एक चीज याद रखिएगा, DTV। एक्चुअली DTV मतलब हो गया डेट, टाइम, वेन्यू। ये बेटा सोल है नोटिस का। नोटिस में ये चीज मेंशन करना 100% कंपलसरी है, ना कंटेंट में मार्क्स आपके उड़ जाएंगे। डेट, टाइम, वेन्यू। अगर कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम हो रहा तो उसकी डेट क्या है, किस टाइम में हो रहा है। सपोज दैट आपके यहाँ फंक्शन 4 बजे है और कोई सुबह 10 बजे आपके घर आ गया, तो आप कहोगे लो फंक्शन शाम को होना था, आप अभी आ गए, तो इसका मतलब टाइम आपको बताना होगा। वेन्यू, किस प्लेस पे हो रहा है। तो ये नोटिस के अंदर डेट, टाइम, वेन्यू आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। अब मैंने जैसा कि बताया था, ये अंदर की डेट और ये बाहर की डेट में 1 सप्ताह का अंतर होगा, 1 वीक का गैप आपको रखना होगा। अगर यहाँ पर 25 रखा है आपने, तो प्रोग्राम सपोज दैट 2 या 3 मार्च को होने वाला है, ठीक है। ये डेट आपको देनी होगी। तो डेट, टाइम, वेन्यू, इसको आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। यहां तक कोई अगर डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसके आगे नोटिस लिखने के बाद सबसे नीचे लास्ट में हम लिखते हैं, क्वेश्चन में नेम गिवन होगा, यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ दिस स्कूल, इस टाइप से कुछ न कुछ गिवन होता है। लास्ट में क्या होता है, डेट, सिग्नेचर यानी नेम यहां पर होगा आपका, जो भी हो नेम लिखोगे, और नेम के साथ ब्रैकेट में आपका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, वो डेजिग्नेशन भी आपको लिखना होगा। डेजिग्नेशन लिखना होगा आपको क्या है, यानी सपोज दैट यू आर अर्पिता और अर्पिता हेड बॉय ऑफ, या हेड गर्ल, या कल्चरल सेक्रेटरी, जो कुछ भी है ब्रैकेट में आपको लिखना होगा। अगर इतनी चीजें आपने लिख दी हैं तो बोर्ड में 4 मार्क्स मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता बेटा। 100% 4 में 4 नंबर आपको मिलने हैं। चीजें फिर एक बार मैं रिव्यू करा दे रहा हूं आपको।
सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी होगा, एक लाइन स्किप होगी, नोटिस कैपिटल में लिखा जाएगा, एक लाइन स्किप होगी, डेट आएगी, फिर एक लाइन स्किप होगी, मिडिल में टाइटल या हेडिंग होगा, उसके बाद आप कंटेंट लिखना चालू करोगे, 3 से 4 लाइन में बीच में दोगे और उसमें डेट टाइम वेन्यू आपको मेंशन करना होगा जो भी प्रोग्राम हो रहा है, और लास्ट में आपको नेम और डेजिग्नेशन ब्रैकेट में लिखना होगा और इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को आपको बॉक्स में बंद कर देना होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का था बेटा उसकी बात क्लियर हुई। यहां पर ये नोटिस 4 नंबर का 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आना है ये क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता देना। लास्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा जो कि 10 तारीख का होगा, जिसके जो डाउट्स हैं वो उसमें डाउट्स में क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसको। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, लेकिन बेटा अगर इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। मैंने पहले बता दिया आपको 18 मार्क्स का सेक्शन भी आपका आना है और 18 मार्क्स दिलाने की मेरी फुल गारंटी है। अगर आप बने रहोगे मेरे साथ, चीजों को देखते रहोगे तो 18 मार्क्स कोई काट नहीं सकता आपकी। 4 नंबर का काम हो गया, मैंने कांड कर दिया। 4 नंबर सबके पक्के हो गए, अब कटना नहीं चाहिए इसमें से। 4 के 4 मार्क्स, 1-2 नोटिस लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इस फॉर्मेट को आप अप्लाई करिए। ठीक है, अब इसी का अगला क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसे कहते हैं, और वो भी 4 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है बेटा वो शॉर्ट कंपोजिशन का पार्ट है। शॉर्ट कंपोजिशन मतलब इस क्वेश्चन को भी आपको जो है बॉक्स में बंद करना होगा। इसकी वर्ड लिमिट भी 50 वर्ड होती है। जैसे नोटिस 50 वर्ड में लिखा जाता है, सेम उसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 50 वर्ड्स में ही लिखा जाता है। लिमिट इसलिए हर क्वेश्चन की दी रहती है कि लिटरेचर एक ऐसा पेपर होता है, बहुत ही लंबी पेपर आता है, और अगर आपने 1-2-4 मिनट बर्बाद कर दिए पेपर को अटेम्प्ट करते समय तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा, सफर करेगा। हर साल बच्चे आते हैं, कंप्लेन करते हैं, सर 5 नंबर का छूट गया, 10 नंबर का छूट गया, ये नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट कब नहीं होता है आपसे? जब आप किसी क्वेश्चन की वर्ड लिमिट क्रॉस कर देते हो। वर्ड लिमिट दी है 120, आपको क्वेश्चन आ रहा है 150 और 200 में लिखे पड़े हो, डेफिनेटली अगला क्वेश्चन सफर करेगा आपको। सो आपको बहुत ही ध्यान देना, जो वर्ड लिमिट दी है उससे 2, 4, 6 वर्ड, 10 वर्ड इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको एक्सटेंड आप नहीं करोगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है सेक्शन बी का, ये है इन्विटेशन। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इन्विटेशन राइटिंग में होता है। इन्विटेशन का भी सेम फॉर्मेट है जो कि नोटिस का था, 50 वर्ड लिमिट होती है। ये भी फॉर्मेट 1 + 2 + हाफ होगा, यानी 1 मार्क्स का इसमें भी कंटेंट फॉर्मेट होगा, 2 मार्क्स का कंटेंट होगा, हाफ मार्क्स का स्पेलिंग और ग्रामर होगी, हाफ का कोरेंस ऑफ आइडियाज होंगे। तो इस तरीके से भी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है जो आपका इन्विटेशन का है। ठीक है, अब इन्विटेशन में हम बताने जो जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से बेटा सुनना। ये इन्विटेशन 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी एक इन्विटेशन वो होता है जो बॉक्स में बनता है, एक इन्विटेशन वो होता है जो कि लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट, कौन सा हमें लेटर फॉर्मेट में लिखना है, कौन सा पोस्ट कार्ड फॉर्मेट में लिखना है? तो इसके लिए सिंपल सी एक बात मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर यदि आपके घर में कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में लार्ज क्राउड आप इकट्ठा करना चाहते हो, लार्ज क्राउड अगर असेंबल होनी है, जैसे मैरिज सेरेमनी है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, इनॉग्रेशन है, मुंडन संस्कार है, इस टाइप से अगर कोई सेरेमनी आपके घर में हो रही है जिसमें आपको ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को कलेक्ट करना है, उस कंडीशन में हमेशा पोस्ट कार्ड फॉर्मेट अप्लाई होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बल्क में भी इकट्ठा करनी है तो इन्विटेशन का जो फॉर्मेट होगा वो पोस्ट कार्ड का फॉर्मेट होगा। जैसे आप शादियों में देखते हैं, शादी के कार्ड आते हैं, इंग्लिश के कार्ड देखा होगा आपने, हर घर में कहीं ना कहीं इंग्लिश का शादी का कार्ड जरूर पड़ा होगा। उस फॉर्मेट को जरा आप देख लीजिएगा, बिल्कुल वही फॉर्मेट चलता है यहाँ पे, दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं है, और वो पोस्ट कार्ड फॉर्मेट कहलाता है। क्योंकि उसमें शादी ब्याह में हमको एक आदमी को नहीं बुलाना है, वहां पे बल्क बुलाना होता है, पूरी भीड़ इकट्ठा करनी होती है हमको। इसलिए इन्विटेशन राइटिंग में हमको ध्यान ये देना है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते किस फॉर्मेट में इसको हम लिखें। तो मैंने बता दिया ना
कि अगर बल्क में भीड़ इकट्ठा करनी है तो पोस्ट कार्ड फॉर्मेट जाएगा, और अगर ये इंडिविजुअली किसी एक इंसान को आपको बुलाना है, individual, if you want to call, if you want to invite a single person in the ceremony, at that condition you have to write in letter format. और एक सबसे खास बात क्या है इन्विटेशन की, लेटर और इन्विटेशन राइटिंग में अंतर क्या है, क्योंकि उसको भी इन्विटेशन को भी लेटर कहेंगे और लेटर तो आता है, वो लेटर होता ही होता है। दोनों में एक मेजर डिफरेंस जो है उसको ध्यान दीजिएगा आप। लेटर राइटिंग जब आप करते हो तो उसमें मोर देन वन पैरा होते हैं, लेकिन इनविटेशन राइटिंग में सिंगल सेंटेंस में पूरा कंटेंट लिखना होता है, एक पैरा में पूरी बात हमें कहनी होती है, उसमें पैरा चेंज नहीं होते हैं। इनविटेशन की एक खास बात ये होती है। दूसरी चीज और इनविटेशन में बेटा क्या है कि इनविटेशन में सबसे ज्यादा बोर्ड में जो पूछा जाता है वो रिप्लाई में एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन। एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन होता क्या है, सपोज दैट आपने हमको इनवाइट किया, आपके घर कोई प्रोग्राम है या आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, हमको आपने एज ए चीफ या एज ए जज हमें इनवाइट किया आपने। अब यहां पे बेटा दो कंडीशन बनती है, एक मैं आऊंगा और दूसरा मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं आऊंगा तो एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन हो गया, नहीं आऊंगा तो डिक्लाइन ऑफ इन्विटेशन हो गया। दो ही कंडीशन तो बनी। और ये क्वेश्चन 100% आप सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, हर बार यही आता है, एक डिक्लाइन या एक्सेप्टेंस इन्विटेशन आना ही आना है और ये लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका फॉर्मेट होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया फॉर्मेट का 1 मार्क्स होगा, कंटेंट के 2 मार्क्स होंगे, हाफ मार्क्स आपका ग्रामर और स्पेलिंग का होगा, हाफ मार्क्स आपका कोहेरेंस ऑफ आइडियाज का होता है। अब सपोज दैट आपने हमें इनवाइट किया और मैं नहीं आ रहा हूं तो हो जाएगा डिक्लाइन। अब डिक्लाइन हो गया तो ये फॉर्मल लेटर हो गया। जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है सेम वही फॉर्मेट आप यहां पर अप्लाई करोगे। तो बेटा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है आप सबको पता होगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, आफ्टर दैट 1 लाइन स्किप होती है, फिर क्या हुआ डेट आता है, डेट के बाद क्या होता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है। सब्जेक्ट नहीं होगा इसमें, इतना ध्यान दीजिएगा। लेटर में सब्जेक्ट होता है लेकिन इनविटेशन में आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी इनविटेशन में। और ये फॉर्मल इनविटेशन होगा, क्योंकि किसी अगर जज को बुला रहे हो एज अ चीफ गेस्ट, किसी को इनवाइट कर रहे हो तो इनफॉर्मल में वो नहीं आएगा। हाँ, सपोज दैट आपने एग्जाम में टॉप किया और आप अपने दोस्तों की पार्टी होस्ट कर रहे हो घर पे, उस समय अपने फ्रेंड्स को आप बुलाना चाहते हो, वो इनफॉर्मल इनविटेशन होगा। और इनफॉर्मल इनविटेशन इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाएगा। जैसे इनफॉर्मल लेटर में एक ही एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है। सेम उसी तरीके से आपको इसको लिखना होगा और लिखने के बाद इसको भी आपको बॉक्स में बंद करना होता है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, डिक्लाइन या एक्सेप्टेंस बिल्कुल पढ़ के जाना। एक डिक्लाइन एक्सेप्टेंस में से एक इनविटेशन आना है बेटा, और दोनों में ये तो फॉर्मल आएगा या इनफॉर्मल आएगा। 90% फॉर्मल इनविटेशन ही आता है डिक्लाइन और एक्सेप्टेंस में, है ना। अब जब डिक्लाइन आप करोगे तो पहले तो उसको थैंक यू बोलोगे, भाई आपको उसने इन्वाइट किया। फिर आप अपना रीजन भी बताओगे कि आप क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हो उसके फंक्शन को, है ना। प्रायर इश्यू है या कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है या आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, इमरजेंसी केस, जो भी रीजन होगा वो रीजन आपको मेंशन करना ही करना पड़ेगा डिक्लाइन में। और एक्सेप्टेंस में और तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो इन्विटेशन को तो और अच्छी बात, उसमें कहोगे भाई इट्स इमेंस प्लेजर, है ना। रीजन बताओगे, आप जाओगे, अवेलेबल रहोगे वहां पे। इस तरीके से ये इन्विटेशन राइटिंग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताइएगा। मैंने फिर बताया 10th को मेरा जो लास्ट सेशन होगा इस सीरीज का, उसमें हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो थे 4-4 मार्क्स के, 4 मार्क्स का इन्विटेशन हो गया, 4 मार्क्स की नोटिस हो गई। ये 8 मार्क्स का मैंने आपको व्यू दिया है, वो रिव्यू। और ये 8 मार्क्स आई थिंक सबके आएंगे, इसमें कोई कटने की गुंजाइश ही नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आना है, डेफिनेटली आना है। और अगला क्वेश्चन जो इसमें आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, जिसे हम कहते हैं लेटर राइटिंग। और ये क्वेश्चन
5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है बोर्ड में 100%। और लेटर राइटिंग में आपके सिलेबस में दो टाइप के लेटर हैं। वन जॉब लेटर है जिसे जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन एक है, दूसरा लेटर टू एडिटर है। यही दो आपके सिलेबस में दोनों बोर्ड में आते हैं। दोनों में से कोई एक आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको इजी लगे। मैं तरीका दोनों का बता दे रहा हूं। मेथड क्या है, कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, क्या क्या कंटेंट इसमें लिखोगे आप। तो लेटर जो क्वेश्चन नंबर अगला है 5, ये 5 मार्क्स का होता है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो मार्क्स का डिवीजन होता है बेटा 1 + 3 + हाफ + हाफ का होता है। एक्चुअली कैसे 1 मार्क्स का कंटेंट हो जाएगा फॉर्मेट आपका, 3 मार्क्स का कंटेंट है। तो लेटर में कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मार्क्स का है। और फिर वही हाफ मार्क्स का आप कोरेंस ऑफ आइडियाज हो गई, हाफ मार्क्स की स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई। ये 5 मार्क्स का आता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जॉब एप्लीकेशन। स्पीड बहुत तेज तो नहीं है? सही है। तो जॉब एप्लीकेशन जो है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ये दोनों लेटर जो हैं फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल लेटर नहीं है। और फॉर्मल है तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट भी हमको अप्लाई करना होगा। अब सपोज दैट जॉब एप्लीकेशन आ गया, सपोज दैट आपके स्कूल में इंग्लिश लेक्चरर की वैकेंसी है या कोई एबीसी स्कूल है उसमें एडवर्टीजमेंट निकला है और उसमें इंग्लिश लेक्चरर की वैकेंसी है। आपको एज ए टीचर, इंग्लिश टीचर वहां पे अप्लाई करना है स्कूल में। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए? और सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि इसमें बहुत सारे क्लूज दिए रहते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब चीजें बॉक्स में बोर्ड के पेपर में बन करके आती हैं। तो बहुत सारे हिंट्स हमको वहीं से मिल जाती है लेटर लिखने के लिए। ठीक है। अब जॉब एप्लीकेशन में हम सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, किसका? सेंडर्स एड्रेस, है ना। अब सेंडर्स एड्रेस आपको अपने पास से नहीं लिखना है, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आफ्टर दैट एंड सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी इन 3 लाइन, नॉट मोर देन इन 3 लाइन, 2 to 3 लाइन, 2 से 3 लाइन में ही सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेंडर्स एड्रेस लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, वो क्या है? सबसे पहले हाउस नंबर, कॉमा, फिर स्ट्रीट नंबर या लोकेलिटी जो है वो आएगी, है ना, फिर कॉमा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इस तरीके से हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन स्किप होगी बेटा और फिर हम डेट लिखेंगे। डेट लिखते समय डेट वर्ड नहीं लिखते हैं, हम डेट नहीं लिखते, डायरेक्ट डेट लिखते हैं। जैसे 20, आज क्या है? आज 2 मार्च है, तो डायरेक्ट यहां पर हम डेट वर्ड न लिख करके डेट लिखेंगे, 2 मार्च 2025 डेट लिखेंगे। आफ्टर दैट 1 लाइन फिर स्किप करेंगे हम और फिर रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा, RECEIVERS, रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस हो गया, एक लाइन स्किप हुई, डेट हो गई, फिर रिसीवर्स एड्रेस हो गया, अगेन 1 लाइन स्किप करेंगे और इसके बाद जो आएगा वो आएगा सैल्यूटेशन, सॉरी सब्जेक्ट आएगा। एक लाइन स्किप होने के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या आएगा? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। सब्जेक्ट बच्चे नहीं लिख पाते, मिस्टेक कर देते, सब्जेक्ट कहां से शुरू करें उनको ये नहीं समझ में आता है। तो इसके लिए हमको सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो भी पोस्ट हो क्वेश्चन में वो पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन, इंग्लिश टीचर, जो भी हो, अकाउंटेंट, डिफरेंट टाइप के लेटर्स आते हैं, तो वो पोस्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी होगी। आफ्टर दैट फिर एक लाइन स्किप करोगे, सैल्यूटेशन आता है, यानी सर या मैडम, सर ऑब्लिक मैडम। ओके, और इतना लिख करके फिर एक लाइन छोड़ करके हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। फिर से हम देखते हैं, now we are discussing about the letter and especially job letter, what we have to write in job letter, what content must be in the job letter. First of all we will write the sender's address, and after that skip 1 line, skipping 1 line we will write date, and after date we will write receiver sender address. After receiver's address
subject will be mentioned, and after subject, salutation, sir oblique ma'am, madam, and after that one line will skip. We will start our question. अब कंटेंट में क्या क्या चीजें हमको मेंशन करनी होती हैं, हमको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज देखनी होगी। अब वैल्यू पॉइंट में बेटा एक्चुअली क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होंगी। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन नाउ। यू आर सुजाता सुरेश, a qualified fashion designer. You came across the given advertisement in a newspaper and wish to apply for the position advertised. Write a letter of application along with biodata for the same. और हाँ बेटा एक चीज, बायोडेटा, रिज्यूमे एंड सीवी, 3 वर्ड होते हैं। 3 में से कोई भी वर्ड क्वेश्चन में आता है, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड। तीनों का मतलब सेम होता है। रिज्यूमे कभी कभी लिखा होगा, कभी कभी सीवी लिखा होता है। सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वाइटे, एंड बायोडेटा होता है। तीनों का मतलब सेम होता है। अब यहाँ पे बॉक्स में देखिए क्या दिया गया था, दिया गया है वी आर हायरिंग अप्रैल डिजाइनर। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी लिखी है, ग्रेजुएशन इन फैशन डिजाइनर, एक्सपीरियंस मिनिमम 2 years in relevant field, creativity, computer designing of apparels, aptitude perceiving, business sense in depth knowledge। ये सारी चीजें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यानी बहुत सारी हिंट आपको क्वेश्चन से मिल जाती है लिखने के लिए, ठीक है। तो अभी तक तो ये फॉर्मेट हमने बताया। अब फॉर्मेट में ये लिखने के बाद जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आप क्या हो, है ना। इसके बाद आप लास्ट में ये खत्म करने के बाद यहां पे आपको लिखना होगा योर्स। क्या लिखोगे? योर्स। बहुत लोग योर लिखते हैं, और योर्स लिखते हैं तो ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ये गलत फॉर्मेट है, कॉमा नहीं लगता है ऊपर, योर्स ही लिखा जाता है। योर में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो योर्स, ये मैं बेटा फॉर्मेट की बात बता रहा हूं, ठीक है। अब योर्स ट्रूली, नाम जो गिवन होगा क्वेश्चन में वो नाम यहाँ पे मेंशन कर दोगे, नेम XYZ। एक्चुअली क्वेश्चन में नाम जैसे यहाँ दिया हुआ था, युवा सुजाता सुरेश, तो यहाँ पे आप लिखोगे योर्स ट्रूली, नीचे सुजाता ऑब्लिक सुरेश। जो गर्ल्स हैं वो अपना नाम लिखेंगे सुजाता, जो बॉयज हैं वो सुरेश लिखेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जॉब लेटर। बेटा पे अटेंशन, इसको इसलिए मैं कह रहा हूं आपको प्रिफरेंस देने के लिए, क्योंकि जॉब लेटर में कोई भी लड़का बायोडेटा तो अपना यार बना ही लेगा। अगर बायोडेटा आपने बना लिया तब भी कोई फॉर्मेट लिख दिया तब भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ नहीं कर पा रहे हो आप तो जॉब लेटर इजी है थोड़ा अटेम्प्ट करना आपको एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू माई व्यू। और वैसे जो लेटर टू एडिटर भी है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप अटेम्प्ट करो। जॉब लेटर में क्या है, इसमें आपको बायोडेटा बनाना होता है। एक पेज में तो बायोडेटा ही आ जाता है पूरा। अब इतना लिखने के बाद आपको साइड में हेडिंग डालनी होती है, इनक्लोज्ड बायोडेटा। इनक्लोज्ड बायोडेटा। अब इनक्लोज्ड बायोडेटा के बाद आपको यहां से बायोडेटा शुरू करना होता है। अब बेटा बायोडेटा में कौन कौन से पॉइंट आपको इंक्लूड करने होंगे ये देखते हैं हम। बायोडेटा में पर्सनल प्रोफाइल जाएगी पहले आपकी, पर्सनल प्रोफाइल। अब पर्सनल प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आप मेंशन कर सकते हो, यू नो, योर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, लैंग्वेज नोन, marital स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड, नेशनैलिटी। ये सारी चीजें आपके पर्सनल प्रोफाइल में आ जाएंगी। फिर से सुन लीजिए, मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं। आपका अपना नाम लिखना होगा, फादर का नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, एड्रेस लिखनी होगी, नेशनैलिटी लिखनी होगी, लैंग्वेज नोन लिखना होगा, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, और उसके बाद हॉबीज जो भी आपकी हैं, ये सारी चीजें आप लिखोगे। पर्सनल प्रोफाइल का पार्ट हो गया।
ये सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सब चीजें बेटा देखी जाती हैं कि लड़के ने बायोडाटा अगर दिया है तो उसमें ये पॉइंट्स हैं इंक्लूडेड कि नहीं है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी आती है, क्या आएगी? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इज डिपेंड व्हाट पोस्ट इज। क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है, पोस्ट है क्या, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में फैशन डिजाइनर पूछा गया था, है ना, तो अप्रैल फैशन डिजाइनर, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएशन इन फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। तो जनरली जो क्वालिफिकेशन लिखी जाती है इसकी एक हायरकी होती है, हायर टू लोअर होता है। सबसे पहले हम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे, है ना, जैसे ग्रेजुएशन इन फैशन डिजाइनर, आफ्टर दैट 12th, फिर 10th हम मेंशन करेंगे जाकर के। और अगर फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन आपके पास है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ना, टेक्निकल, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। और इस क्वालिफिकेशन को जो लिखने के लिए मैंने बताया, इसके लिए एक बॉक्स आप बना सकते हो इस तरीके से, है ना। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो क्लास, पासिंग ईयर, पासिंग ईयर, आफ्टर दैट परसेंटेज, है ना। इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हो और इन चीजों को यहां पर मेंशन कर सकते हो। जो जो चीजें हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपको क्वालिफिकेशन मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है, आपको एक्सपीरियंस अगर है, ये जो वैल्यू पॉइंट मैं बता रहा हूं बेटा जो इसमें होने चाहिए, ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो भी आपको मेंशन करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया था, रेलिवेंट फील्ड में 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस देना होगा। स्किल्स आपके पास कौन सी है, उन स्किल्स को भी डिस्क्राइब करना होगा, मेंशन करना होगा। और स्किल्स के बाद सबसे लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस। रेफरेंसेस का मतलब है किसके रेफरेंस के थ्रू आप इस कंपनी में आए, इस इंस्टीट्यूट में आए, किसने रेफरेंस दिया इसका। तो रेफरेंस में बेटा 2 नाम लिखने होते हैं, कुछ भी आप लिख देना, 2 नाम लिख देना, जैसे मिस्टर के गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी लखनऊ, इस टाइप से कुछ भी आप डाल दिया। जिस फील्ड से रिलेटेड जॉब होगी उसी से रिलेटेड आप रेफरेंसेस दे दोगे, 2 रेफरेंस देने होते हैं, ठीक है। सो एक चीज और बेटा बता दूं, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, अगर आप अलग से ये बायोडेटा नहीं बनाते हो, क्वेश्चन में ही इनको इंक्लूड कर देते हो लिखते समय कंटेंट में, तब भी मार्क्स मिल जाते हैं, मार्क्स नहीं डिडक्ट होते हैं। लेकिन अलग से आप बनाओगे थोड़ा तो काफी खूबसूरती बढ़ जाएगी और थोड़ा कंटेंट भी आपके पास अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप आप जॉब लेटर, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए, ये आपको समझ आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे और आई होप फुल मार्क्स आप गेन भी करोगे। अभी तक हम लोगों ने 4+4+5 का स्टडी कर ली, ठीक है, 4 4 8 5 13 मार्क्स की स्टडी कर ली। अब लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का और बचा है सेक्शन बी का, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट माइनर रिवीजन है बेटा, ठीक है। साल भर आप लोगों ने पढ़ा है, प्री बोर्ड दिए हैं, आपने एग्जाम दिए हैं, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, आप कई बार कर चुके हैं। लास्ट टाइम में एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। आपको रिफ्रेश कर रहा हूं कि चीजें आपके दिमाग में आ जाएं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर जो आर्टिकल राइटिंग का और रिपोर्ट राइटिंग का होता है। अब यहां पर आपके पास चॉइस है, what you will want to attempt in your examination. You want to attempt article writing or you want to attempt report writing. दोनों के हम फॉर्मेट बताएंगे और दोनों इतना इजी है अटेम्प्ट करना एग्जाम में, क्योंकि दोनों में इतने सारे क्लूज दिए रहते हैं कि उन क्लूज के आधार पे, उन क्लूज के बेसिस पर ही पूरा क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल राइटिंग हम देखते हैं, इन दोनों में ऑप्शन होगा, आर्टिकल राइटिंग में और रिपोर्ट राइटिंग में। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसका भी सिस्टम वही है, 1 3 1 + 3 + हाफ + हाफ। 1 मार्क्स का फॉर्मेट से 3 का कंटेंट है, हाफ मार्क्स का कोहेरेंस ऑफ आइडियाज और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल राइटिंग आ गया, अब आर्टिकल का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सीधा सीधा इसमें आपको करना क्या है, इसका फॉर्मेट जो होता है 1 मार्क्स का होता है, कंटेंट हो गया। फॉर्मेट में टाइटल एंड बायलाइन,
टाइटल देना होता है मिडिल में, TITLY टाइटल। और बाय, टाइटल और बाय का मतलब क्या है? सपोज दैट किसी भी टॉपिक पर अगर आर्टिकल लिखने के लिए आया है तो उसकी कोई एक हेडिंग होगी ना, वही हेडिंग आपकी टाइटल हो गई। और नीचे बाय लाइन, बाय मतलब क्वेश्चन में नाम दिया होगा, कौन आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो बाय सपोज दैट मोहित, यही फॉर्मेट है बेटा। 1 मार्क्स इतने मिलता है इसमें। टाइटल यानी हेडिंग आपने लिख दिया जो भी क्वेश्चन में गिवन है, हेडिंग के बाद बाय वो लिख दिया, और आफ्टर दैट आपने यहां से लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, आर्टिकल अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 4 to 5 पैराग्राफ होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग कंपोजिशन का पार्ट है बेटा। क्योंकि लेटर और आर्टिकल ये दोनों जो है लॉन्ग कंपोजिशन में आते हैं। इनकी वर्ड लिमिट 120 to 150 होती है। इनकी वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड होती है। जबकि इसके पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे नोटिस और डिनोटेशन का, उनकी वर्ड लिमिट 50 होती थी, लेकिन इन दोनों की वर्ड लिमिट भी ज्यादा है। तो आप 4 to 5 पैरा में स्टैंजाज में इनको लिखना है आर्टिकल को। तो आर्टिकल के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इतना आपको करना है, टाइटल यानी हेडिंग देनी है, हेडिंग के बाद बाय लाइन यानी नेम लिखना है, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मेट। और उसके बाद रिपोर्ट आती है, ठीक है। अब रिपोर्ट का भी हम देख लेते हैं, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। रिपोर्ट में भी वही टाइटल एंड बाय लाइन इतना काम करना होगा, सेम रिपोर्ट राइटिंग में भी वही है, दोनों में और करके आएगा। आपकी मर्जी रिपोर्ट लिखो, आपकी मर्जी आर्टिकल लिखो, जो मर्जी आए वो लिखो। रिपोर्ट में भी यही होता है, पहले आपको क्या करना होगा, टाइटल देना होगा, है ना, फिर बाय XYZ जो भी नाम गिवन होगा क्वेश्चन में वो लिखना होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ साइड में आ जाइए आप, स्किप 1 लाइन, फिर साइड में आइए। साइड में 2 चीजें और आपको मेंशन करनी होती हैं, और वो होती है डेट एंड प्लेस। यहां पर डेट लिखनी होगी आपको 2 मार्च 2025, और प्लेस सपोज लखनऊ, ये लिखना होगा। और उसके बाद यहां से आपको राइटिंग चालू कर देनी है। यही फॉर्मेट इसका होता है। इसको बॉक्स में आपको बंद भी नहीं करना होता है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग को आपको बॉक्स में नहीं बंद करना होगा, और आर्टिकल को भी बॉक्स में नहीं बंद करना होगा। इन दोनों की वर्ड लिमिट 120 to 150 होती है। 5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से कोई आता है, एक करना होता है आपको। तो बेटा इस तरीके से टुडे वी डिस्कस अबाउट सेक्शन बी ऑफ इंग्लिश कोर, जो कि 11 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। सेक्शन बी 18 मार्क्स का आता है। इन 18 मार्क्स को पूरा मैंने कोशिश की है कवर करने की आपकी, ठीक है। 4 + 4 + 5 + 5। अब इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अभी आपके पास पूरा 10 दिन का टाइम है बेटा, 9 to 10 डेज है। और 9 to 10 डेज में मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि 80 आउट ऑफ 80 आप गेन करो। मेरे साथ बने रहिए आप, मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी। मैं पूरा जी जान लगा करके कोशिश कराऊंगा कि आपके फुल मार्क्स आए। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल डालिएगा, और अगले ही क्लास में हम कोशिश करेंगे कि उन डाउट्स को आपके दूर करें, ठीक है बेटा। तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा आज के आज। बिल्कुल आप कम से कम 2-3 नोटिस लिखिए, 1-2 लेटर लिखिए, 1-2 आर्टिकल या रिपोर्ट अपने आप लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि कंटेंट आपको अपने आप ही लिखना होगा। हिंट जरूर दी होगी, लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग आपको करनी होगी बेटा। तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ी सी हम कर रहे हैं। 18 आउट ऑफ 18 आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा बेटा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा इनकरेज करना थोड़ा, तो अगली वीडियो और हम अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट हो बताइएगा मुझे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।